आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और लैंग्वेज मैच्योर ऑडियंस यानी 18+ के लिए हैं। बेहतर एक्सपीरियंस और 3D ऑडियो इफ़ेक्ट्स को गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन ज़रूर लगा लें। अगले दिन की सुबह थी। कबीर जब अपने हाथों में समोसे और कचौरियों के गर्मा-गर्म लिफाफे थामे ऑफिस पहुंचा, तो वहां का माहौल रोज से कहीं ज्यादा हलचल भरा था। हवा में दर्जनों ऑफिस लेडीज के महंगे परफ्यूम और ताज़ा नाश्ते की सौंधी खुशबू आपस में घुली हुई थी। लड़कियों का एक बड़ा झुंड नोटिस बोर्ड के पास खड़ा होकर किसी बात पर बड़े चटकारे लेकर चर्चा कर रहा था। आज किसी ने भी कबीर के नाश्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे वो थोड़ा मायूस हो गया। वो उत्सुकता के साथ भीड़ की तरफ बढ़ा तो देखा कि बोर्ड पर टीम वेकेशन का नया नोटिस लगा था। चोपड़ा इंटरनेशनल अपने कर्मचारियों की मौज मस्ती का खास ख्याल रखती थी। जोया ने कबीर को करीब आते देखा। उसने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कबीर के सीने पर हल्का सा हाथ मारा। कबीर देखो, घूमने के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा चुनूं। कबीर ने लिस्ट पर नजर दौड़ाई। इसमें रत्नागिरी और दक्षिण भारत जैसे घरेलू ठिकानों के साथ साथ सिंगापुर, मलेशिया और जापान जैसे विदेशी नाम भी शामिल थे। तुम लोगों ने क्या पसंद किया? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जापान और क्या, बर्फ में घूमना कितना रोमांटिक होगा, एक लड़की ने शर्माते हुए कहा। मुझे तो दक्षिण कोरिया जाना है, शायद वहां कोई हैंडसम मुंडा मिल जाए। तू वहां अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने जाना चाहती है? हा हा हा। हंसी मजाक के बीच मालिनी ने कबीर की तरफ देखा। कबीर, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम मना नहीं कर सकते, वरना सब तुमसे कट्टी हो जाएंगी। कबीर ने अपना सिर खुजलाया। उसने एक फीकी मुस्कान दी। मैं वहीं चलूंगा जहां आप सब चलेंगे। वैसे अपने देश की खूबसूरती के सामने बाकी दुनिया फीकी है, मेरा इंडिया बेस्ट है। प्रिया ने अपनी नाक सिकोड़ी। तुम तो विदेश से आए हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, हमने तो कभी ठीक से प्लेन की शक्ल भी नहीं देखी। सही कह रही है, जब हम चलेंगे तो तुम हमारे साथ चलकर हमारे बैग्स उठाना। जोया ने ताली बजाई और नाश्ते की तरफ दौड़ गई। तभी ऑफिस के मुख्य द्वार पर ऊंची हील्स की टक टक गूंजी। मीरा अंदर दाखिल हुई। हल्का ग्रे सूट, सफेद स्टॉकिंग्स और चेहरे पर वही बर्फीली सख्ती। उसे देखते ही पूरे ऑफिस में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मीरा रुकी और ठंडे स्वर में बोली, वेकेशन सर्दियों में है और ये आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा, बाद में मुझे दोष मत देना। मीरा के जाते ही फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। लगता है मैडम का पारा आज 7वें आसमान पर है। शायद शादी नहीं हुई ना अभी तक, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई हैं। श्श, धीरे बोल, सुन लिया तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। शाम के वक्त ऑफिस की छुट्टी हुई। कबीर सोच रहा था कि अंजलि से मिलाऊं कि तभी सुधा काकी का फोन आ गया। छोटे मालिक, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। काकी की आवाज में घबराहट साफ थी। कबीर ने अपनी गाड़ी दौड़ाई। जैसे ही वो विला पहुंचा, बाहर 2 सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थीं। उनकी नंबर प्लेट्स लाल रंग की थीं, 0007 और 0008, जो वीवीआईपी पावर का इशारा कर रही थीं। काले सूट पहने कुछ हट्टे-कट्टे आदमी बाहर निकले। एक लंबे कद के आदमी ने घमंड से अपना सीना चौड़ा किया। तुम ही कबीर हो, हमारे साथ चलो। कबीर ने एक तिरछी मुस्कान दी। आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ चलूं? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जिसे आप ऐसे ही उठाकर ले जाएं। ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम्हें सवाल पूछने की औकात नहीं है। क्या भारत में अब आज़ादी खत्म हो गई है? बिना वजह बताए किसी को ले जाना किडनैपिंग कहलाता है, समझ रहे हैं ना? तभी सुधा काकी घर से बाहर निकली और चिल्लाई, आप लोग मेरे छोटे मालिक के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उस लंबे आदमी ने चिढ़कर हाथ का इशारा किया। उसके गुर्गे ने सुधा काकी का हाथ मरोड़ा और उन्हें धक्के देते हुए वापस घर के अंदर धकेल दिया। कबीर की आंखों में अचानक खून उतर आया। तुम लोग आज यहां से वापस नहीं जाओगे। कबीर ने अपनी फॉर्च्यूनर की चाबी जेब में डाली। वो आदमी जोर से हंसा। कबीर, हम तुम्हें प्लीज कह रहे हैं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। हमारी नजरों में तुम्हारी औकात पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। पकड़ो इसे। 3-4 आदमी कबीर की तरफ लपके। कबीर ने पलक झपकते ही अपने हाथों को हुक की तरह बनाया और 2 आदमियों की कलाइयां दबोच ली। कड़क, उनकी हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में गूंजी। कबीर ने उनके सिर आपस में जोर से टकरा दिए। धप, वे दोनों वहीं ढेर हो गए। बाकी 6 लोगों ने कबीर को घेर लिया, पर कबीर ने सीधा उस लीडर की गर्दन पर हाथ बढ़ा दिया। उस आदमी ने पलटकर कबीर के बाह पर एक जबरदस्त स्पिन किक मारी। थक, कबीर का हाथ टस से मस नहीं हुआ।
कबीर ने बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन दबोच ली और उसे जमीन से 2 फीट ऊपर उठा दिया। वो आदमी हवा में पैर मार रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। कबीर ने उसके चेहरे के पास जाकर फुसफुसाते हुए वही जुमला दोहराया, वही बात वापस कहता हूं, मेरी नज़र में तुम्हारी औकात पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। क्या कबीर का ये जानलेवा गुस्सा अब सरकार की काली नज़रों में ला देगा? देखिए अगला एपिसोड। कबीर ने उन शब्दों को बिल्कुल नीरस अंदाज में दोहराया और उस आदमी को सड़क के किनारे खड़ी सफ़ेद स्कॉर्पियो की तरफ खिलौने की तरह उछाल दिया। धपाक! गाड़ी के मजबूत लोहे से टकराते ही उस लंबे आदमी को ऐसा लगा जैसे किसी विशाल हथौड़े ने उसकी पसलियां तोड़ दी हों। झटके के कारण उसके मुंह से ताज़ा खून का फवारा फूटा। टीम लीडर! बाकी के सूट वाले आदमी ये देखकर सन्न रह गए कि उनका सबसे ताकतवर साथी इतनी आसानी से ढेर हो गया। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। कबीर के शांत चेहरे को देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि हमला करें या भाग जाएं। उस लंबे आदमी ने तड़पते हुए कुछ गहरी सांसें लीं। उसने अपनी नज़रों में हार और खौफ लिए कबीर को देखा, मुंह के किनारे से खून पोंछा और लड़खड़ाते हुए चिल्लाया, निकल चलो, यहाँ से निकलो। जैसे ही उन्हें जान बचाने का मौका मिला, वे सब गाड़ियों में दुबक गए। सफ़ेद स्कॉर्पियो धूल उड़ाती हुई वहां से ऐसे भागी जैसे मौत उनके पीछे पड़ी हो। कबीर ने उनका पीछा नहीं किया। उसे पता था कि घर के अंदर सुधा काकी डरी हुई हैं। सालों के तजुर्बे ने उसे सिखाया था कि धैर्य कब रखना है, क्योंकि उसके एक गलत कदम का असर उसके अपनों पर पड़ सकता था। कबीर विला के अंदर दाखिल हुआ। सुधा काकी फर्श पर बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। कबीर को देखते ही वे झट से खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना? कबीर का दिल पसीज गया। उसने काकी का हाथ सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपको मेरी वजह से डरना पड़ा। छोटे मालिक, ऐसी बात मत कहिए। उन लोगों का बर्ताव ही इतना बुरा था। वे खुद को भगवान समझ रहे थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा था। चिंता मत कीजिए काकी, अगर वे दोबारा आएं तो आप कुछ मत करना, बस मुझे फ़ोन कर देना। काकी ने एक लंबी आह भरी। मुझे अपनी चिंता नहीं है छोटे मालिक, मुझे आपकी फिक्र है। वे सरकारी लोग लग रहे थे। मेरी मालकिन कहती थी कि आम आदमी को कभी सरकारी अफसरों से नहीं उलझना चाहिए। अगर कोई बड़ी मुसीबत है तो आप शनाया बिटिया को बता दीजिए, उनकी रसूख से शायद मदद मिल जाए। कबीर ने अपना सिर धीरे से हिलाया। मैंने किसी को उकसाया नहीं काकी, आप शनाया को कुछ मत बताना, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। ड्राइंग रूम में टहलते हुए कबीर ने एक फ़ोन लगाया। मिस्टर कबीर, आज सूरज कहाँ से निकला है कि आपने मुझे याद किया? दूसरी तरफ से टाइगर की भारी और खुरदरी आवाज़ आई। कबीर मजाक के मूड में नहीं था। टाइगर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ ऐसे लड़के भेजो जो तेज तर्रार हों और चुपचाप एक घर और एक शख्स की हिफाजत कर सके। टाइगर थोड़ा हिचकिचाया। मिस्टर कबीर, मिस रोज आपसे बात करना चाहती हैं। कबीर सन्न रह गया। वो जानबूझकर रोज को इस मामले से दूर रख रहा था, लेकिन वो सीधा आफत के जाल में जा गिरा। फोन के उस पार से रोज की नशीली और मखमली हंसी सुनाई दी। हबी, अगर आपको आदमियों की जरूरत थी तो टाइगर से क्यों पूछा, मुझसे सीधा क्यों नहीं कहा? कबीर ने शर्मिंदगी में अपनी गर्दन खुजलाई। वो दरअसल मुझे लगा तुम वेस्ट यूनियन के साथ बिजी होगी, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था डार्लिंग। ऐसी बात मत कहो, तुम्हारे काम के लिए मैं हमेशा वक्त निकालूंगी। बताओ कहाँ आदमी चाहिए? कबीर ने उसे सच बता दिया कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उसे अपने घर के आसपास सुरक्षा चाहिए। रोज ने खिलखिलाकर मजाक उड़ाया। ओ, तो ये वही जगह है जहां तुम अपनी महारानी के साथ रहते हो, चोपड़ा मैंशन। मुझे तो एक सौतन के तौर पर बड़ा दबाव महसूस हो रहा है। बस करो रोज, मौका मिला तो तुम दोनों को मिलवाऊंगा, पर अभी नहीं। मुझे डर है कि तुम आधी रात को मेरे ऊपर आरी ना चला दो। मैं उससे नहीं मिलने वाली, ये औरतों का मामला है, तुम बीच में मत पड़ना। अगले दिन दोपहर के वक्त बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन की सीटी गूंजी। इंजनों के गर्म लोहे और पटरियों की ग्रीस की गंध हवा में फैली थी। कबीर एक लकड़ी के बेंच पर बैठा था, मुंह में सिगरेट थी और आंखें आधी बंद थीं। उसके बगल में चंपक उत्साह से उछल रहा था। ट्रेन यही है ना चंपक? जी कबीर भाई, मेरी बहन पहली बार रत्नागिरी से मुंबई आ रही है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? चंपक ने बताया कि उसकी बहन रिया बहुत होनहार है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकती थी, पर माता पिता की वजह से वो रत्नागिरी में ही पढ़ी। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, यात्रियों की भीड़ बाहर निकलने लगी। अचानक एक सुरीली आवाज़ गूंजी, भैया,
स्टेशन की मध्यम रोशनी में एक लड़की भागती हुई आई। उसने पीली कुर्ती और भूरे रंग का पायजामा पहना था। उसकी पोनीटेल थोड़ी बिखरी हुई थी और हाथ में एक पुराना सूटकेस था। उसका चेहरा मासूमियत से चमक रहा था, जैसा शहर की लड़कियों में कम ही दिखता है। चंपक ने अपनी बहन रिया को गले लगाया। रिया ने झिझकते हुए कबीर की तरफ देखा। भैया, ये कौन है? ये मेरे दोस्त और कलीग हैं, कबीर भैया। कबीर ने मजाक करते हुए कहा। घबराओ मत रिया, आज मैं सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तुम्हारे बॉस का बॉस नहीं, तो इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास देने के लिए कोई नेग नहीं है। रिया मुस्कुरा दी और उसकी झिझक खत्म हो गई। तभी कबीर की नज़र स्टेशन के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां एक औरत नीली ड्रेस में खड़ी थी। वो और कोई नहीं, उसकी बॉस मीरा थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी और काफी परेशान लग रही थी। कबीर ने उसे नज़रअंदाज किया और रिया को लेकर गाड़ी की तरफ चल दिया। गाड़ी में बैठते ही थकी हुई रिया पीछे की सीट पर सो गई। कबीर ने रियर व्यू मिरर में देखा और धीरे से चंपक से पूछा, रिया यहाँ नौकरी ढूंढने आई है, किस तरह का काम करेगी वो? चंपक ने उदासी से मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूँ उसे कोई सुरक्षित और साफ सुथरी जगह मिले, मेरी तरह धक्के न खाने पड़े। मेरे पास एक जगह है, कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सैलरी भले ही कम हो, पर जगह बिल्कुल सेफ है। क्या तुम सोचोगे? कबीर ने रिया के लिए कौन सी नौकरी सोची है, और क्या मीरा की स्टेशन पर मौजूदगी कबीर की जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाली है? देखिए अगला एपिसोड। कबीर ने रिया के लिए जिस जगह की बात की थी वो कोई और नहीं बल्कि रोज का मशहूर ठिकाना क्लब जन्नत था। ये बार रोज की मां की निशानी थी, इसलिए रोज के लिए इसे चलाना कारोबार से कहीं बढ़कर जज्बातों का मामला था। चंपक के छोटे से घर में रिया का सामान छोड़ने के बाद तीनों ने एक मामूली से ढाबे पर खाना खाया और सीधा क्लब जन्नत पहुंच गए। दिन के वक्त बार बिल्कुल वीरान और ठंडा पड़ा था। मध्यम जलती पीली लाइट्स के बीच सिर्फ कुछ वेटर ही सफाई में लगे थे। शांति ऐसी थी कि कबीर के जूतों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। चंपक ने घबराहट में बार के अंदर कदम रखा। उसने माथे पर चिंता की सिलवटें लाते हुए कबीर की तरफ देखा। कबीर भाई, ये इलाका रात को बहुत शोर शराबे वाला होता है, मुझे रिया की सुरक्षा की चिंता है। मैंने इस बारे में सोच लिया है चंपक, यहाँ की मालकिन मेरी जान पहचान की है, वे रिया को रात को घर तक छोड़ने का इंतजाम पक्का कर देंगी। काउंटर पर खड़े राजू ने कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर बत्ती सी खिल गई। कबीर भैया, आज दिन के उजाले में कैसे रास्ता भूल गए, और ये साथ में कौन है? रोज अंदर है, मैं स्टाफ की सिफारिश के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद हवा में मोगरे और चंदन की एक मखमली महक घुली। सफ़ेद रंग के इंडो वेस्टर्न सूट में रोज बड़े सलीके से चलती हुई उनकी तरफ आई। बिना मेकअप के भी उसका चेहरा किसी कुदरती करिश्मे जैसा चमक रहा था। चंपक और रिया तो रोज को देखते ही जड़ हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी बार की मालकिन इतनी खूबसूरत और शालीन हो सकती है। कबीर, तो तुम मेरे लिए स्टाफ ढूंढ कर लाए हो? रोज ने बड़ी चतुराई से कबीर को उसके नाम से पुकारा ताकि बाहर वालों को उनके गहरे रिश्ते की भनक न लगे। कबीर ने रिया की तरफ इशारा किया। ये मेरे दोस्त की बहन है, रत्नागिरी से आई है। घर के कुछ हालात ठीक नहीं है, इसलिए इसे काम की सख्त ज़रूरत है। मुझे लगा तुम्हारा क्लब सबसे सुरक्षित रहेगा। रोज ने अपनी नज़रों से रिया को ऊपर से नीचे तक परखा। रिया ने डर के मारे अपनी पलकें झुका लीं और शर्माकर खड़ी हो गई। रोज ने झुककर बड़े प्यार से रिया का हाथ थामा। क्या नाम है तुम्हारा छोटी? रिया, उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। घबराओ मत, कबीर की सिफारिश है, पर काम तुम्हें नीचे से ही शुरू करना होगा। झाड़ू पोछा और बर्तन उठाना पड़ सकता है। क्या करोगी? जी बिल्कुल, मैं घर पर भी यही सब करती हूँ। रोज मुस्कुराई और उसने रिया के गाल को बड़े लाड से थपथपाया। ठीक है, आज से तुम यही काम करोगी। कोई परेशान करे तो मुझे बताना, मेरे स्टाफ पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। जब राजू रिया को कागजी कार्रवाई के लिए अंदर ले गया तो चंपक ने झुककर रोज का शुक्रिया अदा किया। रोज को रिया की मासूमियत इतनी पसंद आई कि उसने कबीर से कहा कि वो इस लड़की को खुद ट्रेन करना चाहती है। कबीर थोड़ा सकपका गया। उसने सोचा कि अगर एक मासूम लड़की को अंडरवर्ल्ड की क्वीन ट्रेनिंग देगी तो अंजाम क्या होगा। चंपक को तो लगा कि कोई बड़ी मैडम उसकी बहन को बिजनेस सिखा रही हैं। वो खुशी खुशी मान गया। बॉस रोज, आप तो बिल्कुल हमारी कंपनी की सीईओ की तरह सुंदर हैं। तुम्हारी सीईओ? रोज की आंखों में एक शरारती चमक आई और उसने कबीर को घूरा। वो तो जरूर किसी परी जैसी दिखती होगी, है ना कबीर? कबीर के माथे पर पसीना आ गया। रोज ने कबीर के पास जाकर फुसफुसाया। कबीर, आज रात फुर्सत में मिलना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर समझ गया कि उसकी खैर नहीं है। शाम को कबीर ऑफिस जाने ही वाला था कि पिंकी का फोन आ गया। अंकल, कहाँ हो? क्या मुसीबत है पिंकी?
आज स्कूल जल्दी खत्म हो गया, आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ खाना खाएंगे, मना मत करना। पिंकी की जिद के आगे कबीर हार गया। वो उसे लेने गया। पिंकी आज नीली कुर्ती और पिंक मिनी स्कर्ट में बिल्कुल एक मासूम बच्ची जैसी लग रही थी। अंकल, चलो पीवीआर जुहू चलते हैं, फिल्म देखेंगे। फिल्म? कौन सी फिल्म? स्कूल से मिली है, देशभक्ति वाली फिल्म। थिएटर के अंदर अंधेरा था और फिल्म की आवाज़ तेज गूंज रही थी। कबीर को देशभक्ति की फिल्में पसंद थीं, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। पिंकी अचानक थोड़ी शांत हो गई। उसने अंधेरे में कबीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की और शर्म से लाल होते हुए फुसफुसाई, अंकल, ये मेरा किसी मर्द के साथ अकेले फिल्म देखने का पहला मौका है। कबीर का पैर झटके से थरथराया, जैसे उसका दिल अपनी जगह छोड़ चुका हो। क्या कबीर आज रात पिंकी की इस बढ़ती हुई नज़दीकी से खुद को बचा पाएगा, या शनाया के बिना उसकी लातों का ये खेल कोई नया तूफान खड़ा कर देगा? देखिए अगला एपिसोड। गाड़ी पीवीआर जुहू की पार्किंग में खड़ी करते ही पिंकी किसी डरी हुई चिड़िया की तरह कबीर की बाहों से चिपक गई। उसके चेहरे पर वैसी ही मासूमियत थी जैसी किसी कॉलेज जाने वाली लड़की की होती है। ये क्या ड्रामा है? पिंकी ने शरारत से अपनी आंखें मटकाईं। आपकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही हूँ। ऐसे कपल बनकर जाना नॉर्मल लगता है, वरना लोग हमें अजीब नज़रों से देखेंगे। कबीर ने उसके सिर पर हाथ मारा। छोटी बहन बनकर नहीं रह सकती क्या? बच्ची होकर औरत बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? बच्ची? मैं? पिंकी गुस्से में तन गई और अपने कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, अभी दिखाती हूँ कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अरे पागल हो क्या? कबीर ने झटके से उसका हाथ पकड़ा। सड़क पर इतने लोग हैं, होश में तो हो। पिंकी ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया। अभी तो मैं बढ़ रही हूँ अंकल, 2 साल में बड़ी बड़ी हीरोइनों को मात दे दूंगी। आप मेरी तुलना उन आंटियों से मत कीजिए जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं। कबीर के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने गला साफ किया और बात बदलने के लिए उसे थिएटर के अंदर खींच लिया। अंदर का नज़ारा देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। वहां कई और जवान लड़कियां अधेड़ उम्र के अमीर आदमियों के साथ घूम रही थीं। पॉपकॉर्न और कोला लेकर वे दोनों हॉल के अंदर दाखिल हुए। बड़े पर्दे की रोशनी कबीर के चेहरे पर पड़ रही थी और फिल्म में सेना के जवानों के बीच गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। कबीर ने कोहनी मारकर पिंकी से पूछा, ये फिल्म इतनी नकली क्यों है? इतने छेद होने के बाद भी हीरो इतनी लंबी स्पीच कैसे दे सकता है? पिंकी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आया हो। अंकल, क्या आपने आज से पहले कभी कोई देशभक्ति वाली फिल्म नहीं देखी? मैं आधा साल पहले ही इंडिया वापस आया हूँ। सच में ये सब मेरे लिए नया है। क्या बात है अंकल, आप तो पढ़े लिखे निकले। मुझे लगा था आप किसी पहाड़ी गांव से आए, कोई नए नए अमीर बने गंवार हो। फिल्म खत्म हुई तो पिंकी कबीर के कंधे पर सो रही थी। बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा और नियॉन लाइट्स की चमक ने उनका स्वागत किया। पिंकी ने कबीर की शर्ट को कसकर पकड़ा। अंकल, बहुत ठंड है, चलो कहीं गर्मा गर्म पाव भाजी खाते हैं। तभी 2 सूट वाले आदमी दौड़ते हुए आए और पिंकी के सामने झुक गए। मैडम, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ चलिए। पिंकी ने कबीर की तरफ मासूमियत से देखा। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। वे दोनों कबीर को थिएटर के पीछे एक संकरी और अंधेरी गली में ले गए। सन्नाटे में उनके जूतों की आवाज़ और भी डरावनी लग रही थी। अचानक वे आदमी रुक गए। कबीर ने अपनी पैनी नज़रों से उन्हें परखा। पिंकी, क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं। एकदम से वे दोनों आदमी बिजली की रफ्तार से कबीर पर झपटे। कबीर ने फुर्ती से दीवार का सहारा लेकर हवा में कलाबाजी खाई। सन्नाटे में धातु की चमक गूंजी। काले चक्र कबीर के कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी। वे हमलावर नहीं, बल्कि नागवंश के निंजा थे। कबीर ने उनके हमलों को ब्लॉक किया, पर तभी पीछे से पिंकी की आवाज़ बदल गई। काल, दूसरों से पहले अपनी फिक्र करो। कबीर झटके से पीछे हटा। पिंकी का चेहरा अब एक खतरनाक जहरीली नागिन की तरह चमक रहा था। कबीर को अपना शरीर सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। तुमने मेरे साथ क्या किया? पिंकी ने अपनी वेशभूषा उतार फेंकी। उसके नीचे से एक गहरे बैंगनी रंग की लेदर निंजा यूनिफॉर्म निकली। उसका शरीर किसी टॉप मॉडल जैसा दिलकश और जानलेवा था। ये एक खास जहर है माया का। 5 मिनट के अंदर तुम्हारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी। कबीर बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। माया ने झुककर कबीर की ठुड्डी को छुआ। महाराज काल, अब तो पहचानने में बहुत देर हो गई। माया की आवाज़ अब बर्फीली हो चुकी थी। हमें देवमणि चाहिए और उसे लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
क्या काल अपनी सुन पड़ती मांसपेशियों के साथ इस मायावी नागिन के चंगुल से बच पाएगा, या देवमणि का राज आज रात हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? देखिए अगला एपिसोड। कौन सा देवमणि? कदीर ने अपनी भौएं सिकोड़ी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत ओढ़ ली जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा हो। गली के उस गहरे सन्नाटे में माया कबीर के ऊपर झुकी हुई थी। उसकी सांसों से मीठी अगरबत्ती जैसी खुशबू आ रही थी, जो ठंडी हवा में जहर की तरह घुल रही थी। माया ने अपनी बाहें सीने पर कसीं, जिससे उसकी सुडौल देह और भी निखर उठी। माया ने अपनी बर्फीली आंखों से कबीर को घूरा और सपाट लहजे में बोली, मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। सालों पहले तुमने अकेले शून्य का नामो निशान मिटा दिया था। हालांकि तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम उतने ताकतवर हो जितनी कहानियां सुनी हैं। वो थोड़ा और करीब आई। उसकी आवाज़ अब और भी तीखी हो गई थी। शून्य के विनाश के साथ ही उनके पास मौजूद देवमणि गायब हो गया। पूरी दुनिया की ताकतों ने उसे ढूंढा, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। कोई भी अकल वाला इंसान समझ सकता है कि वो मणि तुम्हारे पास है, क्योंकि उसकी असली कीमत सिर्फ तुम जानते हो। कबीर चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। माया ने चिढ़कर एक ठंडी हंसी हंसी। अगर तुम अपने उस राजपाट में रहते तो शायद हम खुद को रोक लेते, पर तुम बिना किसी वजह के इंडिया लौट आए और अपने वफादारों को भी छोड़ दिया। अब हमें दोष मत देना। यहाँ तक कि तुम्हारी अग्नि स्क्वाड के वो देशभक्त लोग भी तुमसे डरते हैं। कबीर ने अपना मुंह बनाया और बड़ी बेबाकी से बोला, शायद तुम्हें पता नहीं, पर इंडिया में अब राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो चुका है। अगर यहाँ सम्राट और बादशाह की बातें करोगी तो कोई भी तुम्हें कसाई की तरह काट देगा। कौन? माया की भौएं तन गईं। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई तुम्हें बचाने आएगा? उसी पल अंधेरे में किसी की गिरने की भारी आवाज आई। माया के साथ खड़ा एक निंजा अचानक लड़खड़ाया और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। कौन है वहां? माया ने फौरन युद्ध की मुद्रा संभाल ली। गली की छतों के ऊपर से एक साया बिजली की रफ्तार से कूदा। हवा को चीरती हुई एक बारीक सुई जैसी कील सीधे दूसरे निंजा की खोपड़ी में जा धसी। खून का फव्वारा फूटा और वो भी जमीन पर ढेर हो गया। हवा में ताजे खून की कड़वी महक फैल गई। माया ने ऊपर देखा, जहां एक लंबी और सुडौल महिला खड़ी थी। उसने चुस्त काली टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। अग्नि स्क्वाड की बरखा? माया के स्वर में पहली बार खौफ महसूस हुआ। बरखा की ठंडी नजरों ने माया को काट कर रख दिया। ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। माया ने खुद को संभाला और खिलखिलाकर हंसी। तो काल और अग्नि स्क्वाड के बीच इतना गहरा गठबंधन हो गया है कि उन्होंने बरखा जैसी कातिल को बॉडीगार्ड बनाकर भेज दिया। कबीर अचानक बड़े आराम से खड़ा हो गया। उसने अपनी पतलून से धूल झाड़ी और एक शरारती मुस्कान दी। अगर मुझे इसकी सुरक्षा की जरूरत होती तो मैं 10 साल पहले ही मर चुका होता। तुम खड़े कैसे हो? माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहर ने काम नहीं किया? मैं तो शुरू से ही खड़ा हो सकता था, बस तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था। कबीर ने बरखा की तरफ देखा। और अगर मैं नाटक नहीं करता तो ये मैडम बाहर कैसे आती? मुझे पीछा करने वाले लोग पसंद नहीं। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पहले से पता था कि मैं पिंकी नहीं हूं? शुरू में बस एक शक था। जब तुम टॉयलेट से बाहर आईं तो तुम्हारी जीभ से ऑरेंज जूस का वो पीला रंग गायब था। उसके बाद उन दोनों आदमियों की आंखों में तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं, बल्कि सिर्फ खौफ था। माया ने अपमानित महसूस करते हुए दांत पीस लिए। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। कबीर ने बरखा की तरफ आंख मारी। जहर बुरा नहीं था माया, पर मुझ जैसे दानव को सुलाने के लिए ये काफी नहीं है। बरखा ने अपनी सिल्वर पॉकेट पिस्तौल निकाली। माया जानती थी कि बरखा का निशाना कभी नहीं चूकता। अगर भागना चाहती हो तो अभी भाग जाओ, कबीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। माया ने एक नफरत भरी नजर डाली और अचानक धुएं के गोले की तरह गायब हो गई। बरखा ने फुर्ती से गोलियां चलाईं, पर सिर्फ माया की बैंगनी ड्रेस का एक टुकड़ा ही हाथ लगा। बरखा ने गुस्से में अपनी पिस्तौल वापस रखी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम उसे पकड़ सकते थे। कबीर ने कंधे उचकाए। अगर मैं उसे पकड़ लेता तो इसका मतलब ये होता कि मैं सच में तुम लोगों के साथ मिल गया हूं। बरखा का चेहरा और भी सख्त हो गया। तुम इंडिया के नागरिक हो और वो देश की दुश्मन है, डरपोक इंसान। कबीर हंसा। तुम मेरी जान पहचान की एक पुलिस वाली जोया जैसी दिखती हो। क्या तुम उसकी बहन हो? बरखा रुकी, पर मुड़ी नहीं। वो मेरी छोटी बहन है। तो पिंकी का क्या हुआ? वो सुरक्षित है। उसके कपड़े चोरी हो गए थे, मैंने उसे कपड़े दिए और वो घर पहुंच चुकी है।
बरखा जाते हुए बोली, और अगली बार से मेरा पीछा करने का मिशन खत्म हुआ। इन लाशों को एक्सपर्ट संभालेंगे। बरखा ने जाते जाते कबीर को डरपोक तो कह दिया, पर क्या उसे अंदाजा है कि काल ने माया को जानबूझकर आजाद छोड़कर किस बड़े खतरे को दावत दी है? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।